So hello to all, and we are going to discuss art and culture and history question from the GS first paper. So हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया गया है, कोई सवाल नहीं पूछा गया, बार बार उसको पढ़ाया जाता है, बट नो वन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. ऐसी पता नहीं क्या बात हो गई है. मिडिवल भी वो पार्ट से नहीं क्वेश्चन आ रहे. मोर फोकस इज ऑन दी एंशिएंट हिस्ट्री एंड दी नेशनल मूवमेंट. उसी पे है. एक विजयनगर पे क्वेश्चन आया. सो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं. 3 क्वेश्चन 150 वर्ड के हैं जो कि 10 नंबर के हैं, और 2 क्वेश्चन 250 वर्ड के हैं जो कि 15 मार्क्स ईच. सो टोटल हम कह सकते हैं कि 50 मार्क्स का जो पार्ट है वो हिस्ट्री से आया है आउट ऑफ 250. सो बुरा नहीं है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, लिख के आना ही पड़ेगा. बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल है. एक ओवरऑल बेसिक किताब पढ़ी हो तो आंसर लिखे जा सकते हैं. क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर्स, कि आप किस तरीके से वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट दैट ऑल्सो ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव रेड दी हिस्ट्री. किस तरीके से पढ़ी गई है. अच्छे से पढ़ी गई है तो कि बहुत मुश्किल काम है नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो आपको भी पता लग जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मौर्यन हिस्ट्री. तो जब भी हम अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री. इसके बिना वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था. दिस हाउ वी आर एबल टू मेंटेन द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू ओनली द अशोकन इंस्क्रिप्शन. ये भी शुरू होता है सिर्फ 1837 में जाके, व्हेन जेम्स प्रिंसिप वॉज एबल टू डिशिफर द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. तभी हमें पता लगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हम भूल चुके थे. दैट इज़ नॉर्मल. ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ थे. दिस इज़ द पास्ट प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री. वी वर नॉट एबल टू रीड द स्क्रिप्ट विच वी यूज टू. तो इस वजह से 1837 में जब पहली बार उसने किया तब पता लगा कि इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो बार बार लिखा हुआ है देवनम पियदर्शी, और उसको अशोक के साथ रिलेट किया गया, तब पता लगा कि ये मॉडर्न है. बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. क्यों हम उस पर बिलीव कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बट हम इस पर बिलीव कर रहे हैं, उसको क्रोनोलॉजिकली मान रहे हैं, तो ये एक बात बनती है. तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहले पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो एक इंट्रो के रूप में क्या लिखेंगे. वाई? बिकॉज दिस इज द रॉयल एडिक्ट. रॉयल एडिक्ट का मतलब कि एक ऑर्डर है. जिस तरीके से बाद में चोल साम्राज्य का मिलता है, अलग अलग जगह पर और मिलते हैं, वैसे ही एक रॉयल ऑर्डर है. रॉयल ऑर्डर का मतलब है कि ठीक है, मैनिपुलेटिव तो होगा, प्रोपेगेंडा हो सकता है उस समय के हिसाब से, बट फिर भी कुछ न कुछ एक रॉयल ऑर्डर है. फर्क कैसे करेंगे. यूलोजी नहीं है, केवल यहाँ पर प्रशंसा नहीं की गई है, बैलेट्स की फॉर्म में नहीं है, तो एक ऑर्डर की फॉर्म में, तो इसको हम एक तरीके से मान रहे हैं. और इससे क्या हुआ है, कई सारी चीज़ें हमें पता लगी. एक तो हमें क्रोनोलॉजी पता लगी. क्रोनोलॉजी कैसे पता लग रही है, वहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं. जो कंटेम्प्रेरी जो किंगडम है उसकी बात की जा रही है. फॉर एग्जांपल अगर जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है, वहाँ पर अगर देखें तो पहले ही लिखा हुआ है, कलिंग वार के बारे में बताया गया है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग स्लेव बनाए गए. उसके बाद वहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सदर्न स्टेट है जो कि एम्पायर से बाहर है, जिनमें कि पांड्या है, चेरपुत्र है, सत्यपुत्र है, तम्रपानी है, श्रीलंका की बात हो रही है, तो ये सारा कहाँ है, बाहर है. उसके बाद जो फॉरेन जो कंटेम्प्रेरी है उनकी बात की जा रही है, जिसमें कि टॉलमी है इजिप्ट के, और एंटियोकस है, मगाज है. तो बहुत सारे नाम हैं जो वहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ये ग्रीक किंग्स हैं. हेलेनिस्टिक जो रूलर हैं वहाँ पर हैं, उन 5 राजाओं के नाम लिखे हुए. दिस शोज कि किस तरीके से वहाँ पर क्रोनोलॉजी का ध्यान रखा गया है. अगर हम ग्रीक सोर्सेज को देखेंगे, उनके एरा को देखेंगे कि व्हेन द टॉलमी सेकेंड ऑफ इजिप्ट वाज प्रेजेंट, तो हमें पता लग जाएगा कि अशोकन किस टाइम पर इंस्क्रिप्शन अपनी लिखवा रहे थे. तो इससे क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजी पता लग रही है. और उसके साथ साथ अगर क्रोनोलॉजी पता लग रही है तो दूसरी बात पता लग रही है, टेरिटोरियल एक्सटेंट पता लग रहा है.
क्रोनोलॉजी के साथ साथ टेरिटरी पता लग रही है। टेरिटरी कैसे पता लग रही है? जहाँ जहाँ पर इंस्क्रिप्शन लगा सकते हैं वही हमारी टेरिटरी होगी। हम किसी और के बॉर्डर में पार जाके तो नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो अपनी जगह पर लगाएंगे। सो दिस शोज कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना था, और बहुत बड़ा एक्सटेंट था, वो इस मैप से पता लगता है। ये अफगानिस्तान है, ये साउथ पूरा जो बाहर था उसकी बात हमने पहले कर ली, और कहाँ तक है, लगभग उड़ीसा और ये सारा पार्ट जो है। दिस शोज दी टेरिटोरियल एक्सटेंट। जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शन है इसका मतलब वहाँ किसी न किसी तरीके से अशोक का एक रूल वहाँ पर चल रहा था। दो बातें पता लगती हैं, बट तीसरी बात क्या पता लगेगी? जो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उससे क्या पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पता लगेगा कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चल रहा था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोविंसेस में जो गवर्नर अपॉइंट किए गए, गवर्नर आई एम सेइंग इन मॉडर्न टर्म, तब ये कुमार कह रहे थे। कुमार का मतलब द प्रिंसेस, कि तक्षशिला में कौन है, अवंती में कौन है, तो ये किस तरीके से पता लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस शोज की एक तरीके का सिस्टम था वॉइस रॉय टाइप का, कि एक राजा है, उसके प्रिंसेस को वहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद अलग जो उसके लोअर ऑफिशियल है उनकी बात की जा रही है। वहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस हैं, युक्त हैं, धम्म महामत्रा है, महामत्रा है, तो ये सारे अपॉइंट किए गए हैं। किस लिए? वो काम लिखे हुए हैं। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, कौन कौन से वहाँ पर ऑफिसर हुआ करते थे, क्या क्या वो काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर धम्म महामत्रा की बात करेंगे, सो ही वॉज अपॉइंटेड टू मेंटेन दी धम्म। धम्म यहाँ पर धर्म से है, बिकॉज दिस इज इन दी प्राकृत लैंग्वेज, तो वहाँ पर र हो नहीं पाता है, धम्म ही रह जाता है। सो धम्म महामंत्र की ये धर्म को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। धम्म कौन सा? यहाँ पर धम्म का मतलब बुद्धिज़्म नहीं है, यहाँ पर धम्म का मतलब है पीस। जो अशोक ने अपने 13th जो एडिक्टस में लिखवाया कि अब जो लड़ाई है उसको छोड़ के हम धम्म घोष की तरफ जाएंगे, भीड़ी घोष को छोड़ के धम्म घोष की तरफ जाएंगे, यानी कि धर्म से विजय की प्राप्ति करेंगे। सो दिस शोज की कौन कौन से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, कौन कौन से वहाँ पर काम करवाए जाते थे, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक मिलेगा, 150 वर्ड लिखना है, इतने में तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में क्या मिल जाएगा, किस तरीके का समाज था। इकोनॉमी में हम इकोनॉमी की बात तो नहीं करेंगे, इकोनॉमी का सोशो कल्चरल कैसे मिल जाएगा, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि रोड किस तरीके से मेंटेन की जा रही है। जो बॉर्डर स्टेट है जिनको वहाँ पर अताविक राज्य कहा गया, यानी कि फॉरेस्ट किंगडम है, उनके बारे में क्या बात कही जा रही है। हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, तो इस तरीके की चीज़ें सोशल कल्चर के बारे में बता रहा है। और बताया जा रहा है कि क्या क्या ग्रुप ऑफ पीपल है, ब्राह्मण्स की बात की जा रही है, शर्मन की बात की जा रही है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की बात की जा रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थॉट जिसको कहेंगे पंथ है उनकी बात की जा रही है, कैसे वो आपस में एक साथ रहें। चाहे ये बेसिकली सेकुलर बात है यहाँ पर कि अलग अलग चीज़ें आप मानते हो, बट अगर इस एम्पायर में रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा। इवन फॉर ट्राइबल जो अताविक किंगडम के लोग हैं उनको एक तरीके से धमकी भी दी जा रही है कि सुधर के रहो, नहीं तो फिर तुम्हारा जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। सो दिस इज हाउ द इंस्क्रिप्शन इज हेल्पिंग अस टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न हिस्ट्री। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस शोज द सेंस ऑफ द रीजनलिज्म इन द अशोकन टाइम। जो स्क्रिप्ट यूज की जा रही है, the use of script and language, I think you can understand these are two things, script or language. For example, in Hindi the script is Devanagari and language is Hindi. So यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो कोर एरिया है, जो कोर अंपायर है, जिसको आज भी हम कोर इंडिया कह सकते हैं, वहाँ पर तो यूज़ की जा रही है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज। जब थोड़ा पाकिस्तान वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं तो यूज़ की जा रही है वहाँ पर जो प्राकृत लैंग्वेज, बट स्क्रिप्ट इज़ खरोष्ठी। स्क्रिप्ट बदल गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग शायद ब्रह्मी को उस तरीके से नहीं समझ पाते थे। दे वर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बट नॉट द स्क्रिप्ट।
ये वैसा ही हो गया कि देवनागरी में हम समझ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ लेते हैं हिंदी को, अगर वही बात रेखता में लिखी जाएगी तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट अगर बोली जाएगी तो हम समझ लेंगे। तो ये तब भी हो रहा था। देन ऑल्सो व्हेन ही गो फार इन अफगानिस्तान, ही इज यूजिंग दी स्क्रिप्ट ग्रीक एंड लैंग्वेज ग्रीक, स्क्रिप्ट एरामिक एंड लैंग्वेज एरामिक। सो उसको पता है किस तरीके से लोगों से बात करनी है, रीजनल डिफरेंसेस को वहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। दिस शोज कि एक मोनोलिथिक अंपायर नहीं था, इस अंपायर के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी, उन डाइवर्सिटी को लेकर तब भी यूनिटी बनाई जा रही थी, आज भी यूनिटी बनाई जा रही है। सो दिस इज हाउ। बट कोई अगर एक लिमिट की बात करनी हो तो लिमिट यही है कि दिस ऑल एंडेड आफ्टर द अशोक। तो अशोका के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है वी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शन। सो इसकी जो लिमिट है वो अशोक तक ही है, उसके पहले का थोड़ा बहुत पता लगता है और बाद का बिल्कुल नहीं पता लगता। सो आई थिंक 150 वर्ड में अगर ये आराम से किताब नॉर्मल बुक ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ी हो तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजिली ये हो जाएगा। तो एक ईजी वाले में से ही था, जिसको थोड़ा बहुत भी आता था, आई थिंक इतना तो आंसर वहाँ पर लिख ही गया होगा। सो चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये तो आना ही था पिछले पूरे साल इलेक्शन में, पिछले क्यों इसी साल इलेक्शन में, ये बंगाल इलेक्शन के टाइम ये पूरा चर्चा में था और इस पर क्वेश्चन आना ही था, कहीं ना कहीं से पूछ सकते थे, चाहे प्री में पूछते चाहे इसमें पूछते। सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैकुलस मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये बात पूरे साल चर्चा में रही है, लगभग सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो मैकुले का जो मिनट था 1835 के आसपास का है। उस वक्त एक बहस हो रही थी इंडिया में। अच्छा क्यों होगी? बिकॉज 1835 आते आते जो ब्रिटिश अंपायर था या ईस्ट इंडिया कंपनी का अंपायर था, जो एरिया था वो टेरिटोरियल एक्सटेंट काफ़ी हो गया था। जब कोई एरिया बड़ा हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि बड़ा हो गया है। तब वहाँ पर एक बहस छिड़ गई। दो ग्रुप थे, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब हो गया कि जो एशियन जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के जो कल्चर जुड़ा हुआ है, जो यहाँ का पूरा सेटअप है, उसको अच्छा मानते हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ ओके फॉर दिस एरिया। और जो एंजेलिसिस्ट है ये एक तो थोड़े से प्रो क्रिश्चियनिटी और प्रो इंग्लिश उस कल्चर के फेवर में है। तो यहाँ पर दोनों में बहस है। उनका कहना है कि नहीं ये लोग बेकार हैं, इनको कुछ नहीं आता, और एंटिलिस्ट का कहना है कि नहीं भाई बहुत कुछ आता है इनको, इनका ढंग से पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ठीक है बुरा दौर गलती से आ गया, बट दे वर ऑल्सो वेरी प्रॉस्परस पीपल, एक टाइम पर बहुत अच्छे थे। बट खैर जो होना था वो हुआ। 1835 में मैकुले ने कहा कि ये सब बकवास है, इनकी तो पूरी अगर आज तक के इतिहास की किताबें भी हम रख दें एक तरफ और केवल एक शेल्फ हो, अगर जो वेस्टर्न है जो लिटरेचर है वो भी उससे कहीं बड़ा है। उसने बहुत सारी बुराइयां की कि ये तो ऐसा लिखते हैं कि इनके पुराण में लिखा है कि किंग ऐसे ऐसे हैं जो कि 20-20 फीट के हैं, 1,000 साल रीन करेंगे, क्या बकवास है। बस शायद उसने वही पढ़ी थी और कुछ पढ़ा नहीं था। देन व्हाट हैपन्स कि वहाँ पर जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे बंगाल के, विलियम बेंटिक, उसने कहा कि ठीक है मैकुले साहब आपकी बात ठीक है, और ये पास हो गया। वहाँ पर जब एग्जेक्टिव काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, मैकुले वाज ए लॉ मेंबर, वहाँ पर ये पास हो गया कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, और इसका इफेक्ट तो आना ही है। इसका मेन कारण क्या है? उनको खुद को फ़ायदा है। सो 2 फायदे उन्होंने पूछे हैं, बस थोड़े थोड़े से लिखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा और एजुकेशन में क्या हो जाएगा। उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। इन हायर जुडिशरी जो डिपार्टमेंट्स है उनमें हो जाएगी। एजुकेशन जो हायर है उसमें भी इंग्लिश हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में होने से क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, भाई एम्पायर बड़ा हो गया, चलाना है, कितने लोगों को इंग्लैंड से बुलाएंगे। सो उनको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे इंडियंस को आ जाएगी तो जो क्लास 3 लेवल का काम है, जो क्लरिकल काम है, जहाँ लिखना है पढ़ना है, पावर कोई नहीं है,
उसके लिए जो आदमी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उनका काम चलने लग जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रही है। दूसरा, एक यूनिफिकेशन उनकी तरफ से हो रही है। अगर उनको एक जैसे रूल करना है, सो दे आर ट्राइंग टू यूनिफाई दी होल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूनिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने लग जाएगा। नहीं तो क्या होता, मद्रास में कुछ हो रहा है, बॉम्बे में कुछ हो रहा है, सिर्फ ऊपर के हायर ऑफिशियल आपस में बात समझ पाते, बाकी तो नीचे नहीं समझ में आता। बट जब हर तरफ एक इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी तो आपस में कम्युनिकेशन करना और एक अंपायर जो है उसको यूनिफाइड रखना, उसमें स्टेबिलिटी लाना बहुत पॉसिबल है। इस यूनिफिकेशन के साथ साथ इसकी जो यूनिफिकेशन है वो ब्रिटेन के साथ भी अच्छे से हो जाएगी। जब कहा जा रहा था कि जो ब्रिटेन का जो अंपायर है उसका सन नहीं सेट होता, दैट व्हाट डस मीन, कि इतना बड़ा अंपायर है कि कहीं ना कहीं सूरज होता ही होता है। और वो कैसे हो रहा है? वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के दम पे हो रहा है, वो आज भी नहीं गया है सर। सो दिस इज हाउ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प देम इन मेंटेनिंग द अंपायर ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रिंग द इंडिया एंड ऑल्सो मेकिंग लिंकेजेस विद अदर कॉलोनीज ऑफ दैट सेम ब्रिटेन। और यहाँ पर क्या हुआ, जो इसने कहा था कि ऐसे आदमी तैयार हो जाएंगे जो होंगे तो ब्राउन, बट टेस्ट में कैसे होंगे, इंग्लिश मैन होंगे। तो ब्राउन इंग्लिश मैन जो बनाने की तैयारी थी वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। एजुकेशन में क्या हुआ, हायर एजुकेशन में इंग्लिश, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हायर एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि उनको सबको आईएएस आईपीएस बना देना था उनको, या इंडियन सिविल सर्विस में भेजना था, फॉर क्लरिकल जॉब्स, ताकि वो हमारे साथ मिलके हमसे कम्युनिकेट तो कर सके। कितने दिन तक ऐसे ही काम चलेगा, जो दुभाषी लेके कैसे काम चलाएंगे। देन और क्या उन्होंने सोचा, इससे नुकसान क्या होगा यहाँ पर, इंग्लिशमैन जो है वो ब्राउन इंग्लिशमैन तो बन गए, बट लॉस ऑफ ट्रेडिशनल एंड जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको, लाइक पाठशाला, मदरसा जो भी चल रहा था उसका एक तरीके से लॉस हुआ। वो आज के कॉन्टेक्स्ट में ना देखेगी मदरसे की बात, बट ओवरऑल जो पाठशाला और जो मदरसे थे उनका लॉस हुआ। हायर एजुकेशन में इंग्लिश आई, उसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्नेकुलर्स थी, जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उनका बहुत लॉस हुआ। लेकिन कुछ फायदा भी होगा। फायदा क्या होगा, फायदा वो चाहते नहीं थे बट हो गया। ओके सॉरी, इसमें नहीं होगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। सो बेनिफिट, इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, इंडियंस को? एक आधा तो पॉइंट लिखना पड़ेगा ना एंड में, सारी बुराई नहीं कर सकते। बेनिफिट ये हुआ कि हम उनकी लैंग्वेज से उनकी पॉलिसीज को समझने लग गए। उनकी लैंग्वेज की वजह से हमें वेस्टर्न जो लिटरेचर था वो समझ में आने लग गया, और जब वेस्टर्न लिटरेचर समझ में आने लग गया, वेस्टर्न न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, ब्रिटेन जाने लग गए पढ़ाई करने के लिए, वहाँ के सिस्टम को समझने लगे, तो समझ में आया कि ब्रिटेन रूल इज़ नॉट सेम इन इंडिया एंड ब्रिटेन। वहाँ पर ब्रिटेन का जो रूल है वो अलग रूल है, वहाँ पर प्रो पीपल है, यहाँ पर प्रो गवर्नमेंट है। और उससे क्या हुआ, जो लोग थे जो हायर एजुकेशन में पढ़ लिख गए थे उनको वो सारी बातें समझ में आई। फिर वहाँ से शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें पुराने सभी लोगों के नाम आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके के सारे लोग उसी पॉलिसी को यूज़ किया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, और एक नेशनल मूवमेंट को वहाँ पर खड़ा कर दिया। और एक और फेलियर था यहाँ पर, फेलियर में आ जाएगा एक पॉइंट, इन्होंने एक थ्योरी सोची थी ट्रिकल डाउन। उन्होंने कहा जो कि नीचे वाले लोग हैं उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब ये ऊपर वाले लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये अपने आप उनको पढ़ाएंगे। बट इन बिगिनिंग ये ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ी तब उसके बाद नेशनल स्कूल की तरफ ध्यान दिया गया, नेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट। और उससे क्या है कि बाद में
इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ओवरऑल अगर आपको लिखना हो ब्रीफ आंसर तो मैकुले वाले में ये सारा हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट हैं, कैसे भी करके वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी आई थिंक क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक थे, सबको लगभग सुने सुनाई हैं। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ले इन द मासेस दे मोबिलाइज्ड। गांधीयन मूवमेंट का मतलब उस टाइम जितनी भी मूवमेंट हो रही थी, गांधी लीड कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, गांधी को एमुलेट करके हो रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी पीजेंट मूवमेंट हो रही थी, वो सारी गांधी नहीं लीड कर रहे थे, बट द गांधीयन पीरियड में जो मूवमेंट हो रही थी उनका जो बेसिक जो फोर्स थी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, दैट ले इन दी मासेस दे मोबिलाइज। गांधीवादी आंदोलनों का महत्व उनके द्वारा संगठित जनसमूहों में निहित था। स्पष्ट कीजिए। सो दो तरीके इसको शुरू करने से, एक तो प्री गांधीयन फेज पहले लिख दें या गांधीयन फेज पहले लिख दें, वो कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। सो वी कैन स्टार्ट विद द गांधीयन फेज की गांधीयन फेज कैसा था। तो अगर गांधीयन फेज की बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गांधीयन फेज which is generally from the 1919 to 1947। तो वो सारी मूवमेंट के बारे में सोचिए। रोलेट एक्ट के लिए जो मूवमेंट हो रही थी उसमें भी गांधी का थोड़ा सा रोल था। उससे पहले चंपारण सत्याग्रह हो गया था, खेड़ा सत्याग्रह हो गया था, अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल थी वो स्ट्राइक हो चुकी थी, उसमें सब में गांधी का रोल था। वहाँ पर क्या कर रहे थे, अगर चंपारण सत्याग्रह हो रहा है तो पीजेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रही है तो वहाँ पर जो लेबर क्लास है उसको मूवमेंट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, खेड़ा में भी पीजेंट को कर रहे हैं। उसके बाद आता है 1920s में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के कॉपरेशन नहीं करनी, कौन नहीं करेगा, लोग नहीं करेंगे, स्कूल ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, दुकानों पे ना जाओ, विदेशी माल ना खरीदो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि मोबिलाइजेशन हो रही है, वुमेन की भी होने लग गई, स्टूडेंट की भी होने लग गई, जो प्रोफेशनल लोग थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, वो भी उसमें आ रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के लोग आ रहे हैं। मूवमेंट क्या हो रही है, बहुत बड़ी बनती जा रही है। सो जो गांधीयन टाइम की मूवमेंट थी वो सारी इसी तरीके की थी। 1930s में जब होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ ओवरऑल पीपल है, और लोगों की जो मोबिलाइजेशन है वो बढ़ गई। अगर इसमें 20 में जोड़े तो खिलाफत मूवमेंट को भी साथ जोड़ लिया उन्होंने। इसमें एक इशू भी आता है, खिलाफत मूवमेंट की गलत जोड़ी महात्मा गांधी ने, बट मोबिलाइज करने से क्या हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ ले लिया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बहुत बड़ी हो गई। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे क्या हुआ, सबको कह दिया कि जो जो तुम्हारे यहाँ जो रूल आप तोड़ सकते हो वो तोड़ लो जो कि नाजायज हो। तो जहाँ पर नमक बनाया जा सकता था नमक बनाया जा रहा था, जहाँ पर चौकीदारी टैक्स नहीं देना था वहाँ पर चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने के लिए मोबिलाइज किया जा रहा था मासेस को। यही ब्यूटी थी गांधीयन मूवमेंट की। तो यहाँ पर ये सारी बातें लिख दी जाएंगी, मूवमेंट्स लिख दी जाएंगी। फिर 1942 पीक ऑफ मास मोबिलाइजेशन। Even Gandhi was arrested before starting the movement. Whole Congress leadership was arrested before the movement even started on 9th August 1942. जरूरत ही नहीं थी, लोग इतने मोबिलाइज हो गए थे कि 1942 की जो मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब कि लीडरलेस है, बट पीपल आर सो मोबिलाइज्ड कि अब जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज हाउ इन गांधीयन फेज। और पीजेंट मूवमेंट हो रही है, एक्का मूवमेंट हो रही है, ट्राइबल कई सारी मूवमेंट हो रही है। उन सब में क्या हो रहा है, जो पीजेंट है, जो लेबर क्लास है, जो वुमेन है, जो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, सारे यहाँ पर आ गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी मूवमेंट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, विच क्रिएटेड प्रेशर ऑन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन। अभी हमने देखा कांग्रेस जनता पार्टी किस तरीके से स्टूडेंट की ही मोबिलाइजेशन थी, मास मोबिलाइजेशन थी, बट उसका इफेक्ट हमें दिखा। चाहे वो मूवमेंट कैसे भी चले, उसके नेगेटिव फॉलोआउट हो, पॉजिटिव फॉलोआउट हो, कुछ भी हो, बट प्रेशर दिखा।
दिस वॉज द सेम विद द गांधीयन मूवमेंट, प्रेशर वहाँ पर दिखता था, वहाँ पर कंसेशन धीरे धीरे मिलती थी। बट अगर उससे प्री वाली बात करें, प्री गांधीयन फेस में तो ब्रीफली ये भी लिख देंगे कि पहले क्या होता था। तो उससे पहले जो मेन मूवमेंट थी वो पेटिशन बेस्ड थी। स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट तो थोड़ी थोड़ी मास मोबिलाइजेशन होने लग गई थी, बट अगर कोर कांग्रेस की उससे पहले की आइडियोलॉजी देखें, गांधी मूवमेंट से पहले, तो वो जनरली होती थी पेटिशन, प्रेयर, प्रोपेगेंडा। सो यहाँ पर क्या था, जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे लोग, दे वर नॉट मोबिलाइजिंग द मासेस, बट वो एक इलीट ग्रुप है, हायर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो कि लॉयर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, वो गवर्नमेंट के साथ एक निगोशिएशन पे है कि पेटिशन दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, बट मास मोबिलाइजेशन नहीं है। उससे क्या है, उनको उतने कंसेशन नहीं मिल रहे थे और वो मूवमेंट बहुत ही एक लोअर लेवल पर थी। उसका जो कह सकते हैं इम्पैक्ट आता था ब्रिटेन के गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कम आता था। बट देयर इज ऑल्सो ट्रांजिशन फेज। यहाँ पर एक पॉइंट हम चाहे तो लिख सकते हैं कि प्री गांधीयन और गांधीयन के बीच में एक ट्रांजिशन फेज भी आता है, विच इज द स्वदेशी मूवमेंट। वहां पर मास मोबिलाइजेशन होती है, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गांधीयन मूवमेंट में कंप्लीट मास मोबिलाइजेशन थी। प्री गांधी पीरियड, स्पेशली बिफोर द स्वदेशी, कोई भी मास मोबिलाइजेशन नहीं थी, बट एक ट्रांजिटरी फेज आया था जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इन लोगों के नेतृत्व में एक मास मोबिलाइजेशन का काम शुरू हो गया था, विच वॉज लेटर पिक्ड अप बाय द महात्मा गांधी, विच हिज ओन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, और उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट और स्ट्रांग हो गई। तो इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, बेटर आंसर बन जाएगा। बट अगेन वर्ड 150 है तो टाइम और शब्द मिलते नहीं है, तो ओवरऑल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि तीन ये चीजें हुई हैं, इनको लिंक कर देना हमें और आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ दी फोर्थ। समझता हूँ मैं कि लिखना और वहाँ पर करना उस प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो वो उतने में बन जाता है। कुछ पॉइंट कम हो जाएंगे बट ओवरऑल एग्जामिनर को पता लग जाएगा, ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, हाउ हिस्टोरिकल प्रोसेस हैज़ अंडरगोन इन आवर कंट्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको पढ़ाया जाता नहीं है ज़्यादातर। सिर्फ आर्किटेक्चर की बात होती है तो उसमें आर्किटेक्चर कभी प्रेजेंट पास्ट इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता, बट कहीं कहीं ऐसा रेफरेंस दिया जाता है कि जो पिछले ट्रेडिशन थे वो इस तरीके के थे और जो नए एलिमेंट्स थे वो क्या थे। क्वेश्चन वही है कि नए एलिमेंट क्या थे विजयनगर एम्पायर में और पुराने क्या थे। सो विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्पलीफाइज द अमलगमेशन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस विद कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस, इल्यूसिडेट विद द एग्जाम्पल्स। अब जब एग्जाम्पल कह देते हैं ना तो फिर उनका कहने का मतलब है कि फिर आप हवा में नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट से कि हाँ बहुत अच्छे मंदिर बनते थे, मंदिर ही बड़े बनने लग गए, मंदिर सुंदर बनने लगे, अब नहीं होगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है, ऊपर से 250 वर्ड का है। सो विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो फोटो भी देखेंगे। सो पास्ट एंड कंटेम्पररी, पास्ट में क्या है, उससे पहले के जितने भी एम्पायर थे उससे ले लेगा सदर्न इंडिया का। तो उससे पहले पांड्या हो गए थे, इवन चालुक्य थे, ये सब नाम लिख देने कि उनसे लिया गया था भाई। चोल थे और जस्ट इमीडिएट बिफोर विजयनगर होयसाला। तो इनसे जो इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर था जो इन्होंने बना लिया था उसको उन्होंने कैरी किया। वो तो ऑब्वियस बात है, पिछली चीज कैसे जाएगी, पिछली चीज को आप अब्रप्ट एंड नहीं कर सकते। कभी भी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को कभी भी टूटता नहीं देखेंगे। इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री आपको लगेगा कल्चरल कॉन्टिन्यूटी लगातार बनी हुई है, चेंजेस हो रहे हैं बट कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल
जो टेम्पल के विमान हैं वो वैसे के वैसे ही इन्होंने ले लिए, ठीक है। जो गोपुरम थे उनको भी लिया। गोपुरम थोड़े से बड़े होने लग गए थे पहले ही चोल के टाइम पर ही, बट ड्यूरिंग दी विजयनगर जो गोपुरम जिसको कहते हैं एंट्री गेट, जो टावर होता था टेम्पल से, वो टेम्पल से भी बड़ा होने लग गया। एंड विजयनगर एम्पायर वाज पीक ऑफ दैट गोपुरम, जिसको ये कहने लग गए थे राय गोपुरम या राज गोपुरम। सो राय गोपुरम ये उसी को बढ़ा रहे हैं, विमान को बढ़ा रहे हैं, गोपुरम को बना रहे हैं। इनक्लोज्ड बाउंड्रीज है सदर्न टेम्पल्स की, क्या एक बाउंड्री होती है, इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है सेम। पॉन्ड्स हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा रहा, ठीक है। और अगर बात करें इन टेम्पल में जो ऑर्नामेंटल पिलर्स थे उनको उसी तरीके से ऑर्नामेंटल किया जा रहा था पिलर्स को। इस तरीके से जो पिछले ट्रेडिशन थे उनको यहाँ पर कंटिन्यू किया गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा और इसको ऑर्नामेंटल किया गया। फॉर एग्जांपल इन जो इनके दो मेन टेम्पल है, विरूपाक्षा एंड विट्ठला, जिसमें कि हम कह सकते हैं जो पिलर्स हैं, पिलर्स वर यूज्ड ऑर्नेटेड। तो ये सब जो पिछला था पास्ट ट्रेडिशन उसकी तरीके से चल रहा था, बट इन्होंने नया भी बहुत कुछ किया। कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस इन्होंने अपने हिसाब से देखी, उसके हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया। उसमें क्या क्या किया, कंटेम्प्रेरी में अगर टेम्पल की पहले बात करें तो आपने देखा होगा कि जब विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो दो नए नाम आते हैं, एक कल्याण मंडप, ये सब नाम सुने होंगे आपके, अम्मान श्राइन। ये बेसिकली अम्मा है, अम्मा का मतलब माँ से है अम्मा, पर हम इंग्लिश में अम्मान लिख देते हैं, अम्मान श्राइन। तो कल्याण मंडप जहाँ पर जो देवी देवता हैं उनकी वहाँ पर शादी की जाती है खास ओकेजन्स के ऊपर। अम्मन शराई है जो फीमेल गॉडेस है, उसके लिए है कि माँ जिसको माना जा रहा है। तो ये जो दो कंसेप्ट है ये इन्होंने नए लेके आए। आप चाहें तो ये राय गोपुरम वाला भी यहाँ पर ला सकते हैं, उधर नहीं लिखना है तो, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ों को इन्होंने किया। इन्होंने चैरियट स्टोन जो टेम्पल है वो बनाया, स्टोन चैरियट। फॉर एग्जाम्पल, रुक पहले मैं सारे लिख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देन एक बड़ी यूनिक जो कि होयसाल से भी चली आ रही थी, कंपोजिट जो पिलर्स थे उसको इन्होंने और बढ़ाया। उस कंपोजिट पिलर को, कंपोजिट पिलर स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पर थे पिलर्स ऑर्नेटेड कंपोजिट थे, बट उस कंपोजिट को इन्होंने जिसको यहाँ पर कहा जाता है याली पिलर्स। याली पिलर्स में एक इनके देवता है जो कि द्वारपाल की तरह काम करते हैं, तो उसको याली कहा जाता है। यहाँ पर याली पिलर्स, हॉर्स पिलर, इस तरीके की जो टेक्निक है उसको यूज़ किया गया। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्नेटेड है, स्ट्रक्चर के साथ साथ, सपोर्ट करने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा, एक जो कह सकते हैं उसको व्यू एस्थेटिक सेंस में बहुत अच्छा देता है। तो इसको देख लेते हैं क्या क्या। कल्याण मंडप, अम्मन श्राइन, तो क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं। देखिए ये विट्ठल टेम्पल है, यहाँ पर कंपोजिट पिलर है, ये पहले से थोड़ा बहुत चला आ रहा था, यहाँ पर है कंपोजिट पिलर, बट ये देखिए स्टोन चैरियट वाला। दीज आर द न्यू थिंग्स, ठीक है, ये पहले नहीं था, ये इन्होंने किया। देन दिस इज याली पिलर्स, ये देखिए ये याली है, ये हॉर्स है। तो ये कंपोजिट एक पिलर है जिसमें इसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर ऑर्नामेंटेशन। अगर हम देखें तो सपोर्ट तो इससे ही मिल गया, इसने दे दिया है सपोर्ट, बट दिस इज हाईली स्कल्प्टेड। ये जो है ये यहाँ पर एक नयापन हो रहा था विजयनगर के जो आर्किटेक्चर है। और अगर बात करें कंटेम्प्रेरी में इन्होंने क्या किया, जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उसको उन्होंने यूज़ किया।
then also they accepted the Indo-Islamic architecture. फॉर एग्जाम्पल दो बहुत फेमस आते हैं, एक तो लोटस महल एंड देन देयर इज एक स्टेबल है जिसको कहा जाता है, यहाँ पर हाथी बांधे जाते थे, बट डाउटफुल है एग्जैक्टली क्या था वो, तो एलिफेंट स्टेबल उसको कहा जाता है. So there is amalgamation of the Indo-Islamic architecture with the Hindu architecture also, which is in Lotus Temple and this is the Lotus Temple. अब यहाँ पर ऊपर डोम नहीं है प्रॉपर, दिस इज इंडियन आर्किटेक्चर, बट नीचे आप देख सकते हो आर्चेस. सो ये क्या हो रही है, ये लोटस टेम्पल जो है यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और एक सदर्न इंडिया की द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है उसका यहाँ पर एक अमलगमेशन किया गया है. तो अमलगमेशन के रूप में लिखना है तो प्रॉपरली ये है, बट अगर कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस को उन्होंने जोड़ा है तो कल्याण मंडप को भी जो पुराने टेम्पल थे उसमें जोड़ दिया. जो कंपोजिट पिलर्स थे उसमें अपना जो कंसेप्ट था याली वाला वो वहाँ पर ऐड कर दिया. अमन शराइन अपने हिसाब से उसको ऐड कर दिया टेम्पल आर्किटेक्चर में. गोपुरम को और बड़ा कर दिया जिसको राय गोपुरम कह दिया, तो वो भी सब अमलगमेशन है, ये भी एक अमलगमेशन है. दिस इज एलिफेंट स्टेबल. अब यहाँ पर आर्चेस भी हैं और ऊपर डोम भी है बीच बीच में. सो दिस इज अगेन द अमलगमेशन ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. जब इसको लिखेंगे तो इतने पॉइंट में 250 वर्ड आराम से हो जाते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो और भी बहुत सारे पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल सेकुलर स्ट्रक्चर बहुत है, जिसमें एक तो रामनवमी डब्बा है जिसको कहते हैं, उसका कहा जाता है कि दशहरे के टाइम यूज़ होता था, बट प्रॉपरली अभी उसका नहीं हुआ. पर उसको अगर ना भी लिखें तो हम यहाँ बाजार की बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो रोड्स थी उसकी बात कर सकते हैं, जो यहाँ पर पॉन्ड्स बनाए गए, जो एक डैम बनाया गया, दिस ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. हम हमेशा आर्किटेक्चर को सिर्फ एक महल के रूप में सोचते हैं, बट आर्किटेक्चर तो हर जगह पे है. किस तरीके से वो सिटी को प्लान करे से, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. तो इन सारी बातों को यहाँ पर लिख कर हम कह सकते हैं जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस थी उसके हिसाब से वहाँ पर कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल बाज़ारों को अलग अलग किया गया था, तो उस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर था. सो दिस इज अबाउट द विजयनगर एम्पायर. आई थिंक एक और रह गया या ये भी काफ़ी, ये तो आप सबको पता ही है, काफ़ी इजी है, मॉडर्न हिस्ट्री का है. तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय द पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो. कहने का भाव कि भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था. क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा, क्या ऊपर से चाह रहा था कोई या नीचे से किया जा रहा था? बहुत बड़ी लड़ाई है ये. नीचे से होने का मतलब है सबाल्टर्न व्यू आ जाता है यहाँ पर, कि जो होल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है सबाल्टर्न व्यू का, कि जो होल नेशनल मूवमेंट थी दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दी हायर लीडर्स. गांधी नेहरू नहीं कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पर जो लोग थे वो मूवमेंट को चला रहे थे, दे वर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू देम. उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, बट वो फिर इसके पेपर से बाहर हो जाएगा, वो क्लासरूम टाइप की डिस्कशन है. सो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में क्या है, तो ये सीधी बात है कि हमें पहले लिख देना है कि किस तरीके से सारा प्रोसेस शुरू होता है. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम है बेसिकली सबसे पहले कांग्रेस कमेटी शुरू करती है, वर्किंग कमेटी. अगर लिखना चाहें तो उस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस तो यहाँ रखना है कि फ्रॉम बिलो है कि नहीं, और फ्रॉम बिलो ही है उसको हमें ज़्यादा फोकस देना है कि फ्रॉम बिलो है, क्योंकि ऊपर तभी कुछ होगा जब नीचे से डिमांड होगी. आप ऐसे नहीं कि आज आप कह दो कि हम यूपी को 4 हिस्सों में बांट दें तो आप बांट के साइड में हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है. डिमांड इज़ रिक्वायर्ड, आंदोलन होना चाहिए उसके लिए, लोगों को धरने पे बैठना पड़ेगा, तब जाकर उस डिमांड की कोई पूर्ति हो पाएगी. सो दिस शोज कि बिलो इज नेसेसरी. सो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले तो कांग्रेस कमेटी ही 1920s के सेशन में कहती है कि अब जो कमेटी है उसको लिंग्विस्टिक लेवल पे बनाएंगे, यानी कि भाषाओं के तौर पर बनाएंगे. क्योंकि उस वक्त जो इंडिया का जो मैप था, जो प्रोविंसेस थी, वो बड़ी हैफजट टाइप की थी. मद्रास प्रेसिडेंसी है तो उसमें तेलुगु बोलने वाले लोग बहुत हैं, उसमें तमिल बोलने वाले लोग हैं, उसमें मलयालम बोलने वाले लोग हैं, उसमें कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं.
तो अगर केवल मद्रास का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा कांग्रेस के यहाँ तो समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि मद्रास के तो हो, बट हम क्या करेंगे, तेलुगु वाले लोगों की एक अलग कमेटी बनाएंगे, वो अपनी ग्रीवेंसेस दे, वो अपनी दे। उस वक्त मोटिव अच्छा था बुरा था वो अलग बात है, बट ये वहाँ पर शुरुआत होती है। उस शुरुआत के बाद धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो एक डिमांड उठती है कि भाई जब कमेटीज़ बनी थी, जब लोग चाहते हैं कि हम एक भाषा के लोग साथ रहें, तो क्यों ना बना दिया जाए। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। और नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ये तो बहुत अगेंस्ट थे। नेहरू तो आखिरी टाइम तक अगेंस्ट थे कि ये सबसे बकवास काम होगा इस देश के लिए, जो भी उनकी थॉट थी। तो 1948 में बनती है एक धार कमेटी। इसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के जैसे हालात हैं पार्टीशन के बाद, इसमें इतनी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे, इसके लिए प्रोविंसेस के तौर पर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहिए, ज़रूरत नहीं है अभी। फिर भी संतोष नहीं हुआ। फिर 1949 में फिर एक कमेटी और बनती है जिसको कहा जाता है JVP कमेटी, जिसमें है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया। इन्होंने कहा कि नहीं, नेहरू के होते फिर बाकी दो आदमी तो क्या ही कहते, पटेल तो शायद बीमारी चल रहे होंगे लगभग 1950s के आसपास, तो वो चले ही जाते हैं, तो उतनी से उनकी रही नहीं होगी। और वो मेरे ख्याल से अगेंस्ट वो भी रहे होंगे, क्योंकि वो खुद गुजरात से थे, जो कि गुजरात खुद पार्ट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट फिर एक इंसिडेंट होता है 1952 में, पोट्टी श्रीमालू बैठ जाते हैं कि ग्रेटर आंध्रा की डिमांड करके, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज का उनको एक अपना चाहिए था, जो कि बिखरा हुआ था, कुछ हैदराबाद में पार्ट था, कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी में था, कुछ इधर था, कुछ उधर था, तो एक जगह वो करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं हो सकता, इस बात के लिए 2 कमेटी बन चुकी है, हम नहीं मानेंगे। लेकिन फास्ट अनटू डेथ था, और जब तक कि वहाँ समझ पाते, 1953 में यहाँ पर ये एक्सपायर हो गए। फिर तो दंगा तो होना ही था, फिर मास मूवमेंट शुरू हो गई। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं, आंध्र प्रदेश बना देते हैं। बट एक डिमांड और मान ली, उन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। उसने फिर अपनी रिपोर्ट दी, वो बहुत सारी जगह पर गया, करते कराते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड है नीचे, तो कर देते हैं। कि क्योंकि अब क्या है, प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश इंडिया था वो आपस में मिल गए थे। अब राजस्थान था, वहाँ बहुत सारे अलग अलग रजवाड़े मिलके अलग अलग एक तरीके से सरकार चल रही थी। मध्य प्रदेश में भी यही हाल था, पंजाब में भी ऐसे ही था, 2 थे, एक पंजाब था, पेप्सू था, तो बहुत सारी एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिक्कत थी। तो कहा गया कि ठीक है, ऐसे कर देते हैं। बट SRC ने कहा 1956 में रिपोर्ट आई, इसने कहा कि सब कुछ कर देंगे, बस 2 चीज़ों में नहीं होगा, ना पंजाब डिवाइड होगा ना बॉम्बे। जवाहरलाल नेहरू को दोनों जगह पर दिक्कत थी, पता था कि ये दोनों डिवाइड होते ही जो पॉलिटिक्स है रीजनलिज्म की बहुत तेज हो जाएगी। बिकॉज एक तो बॉम्बे बहुत कॉस्मोपॉलिटन था, पंजाब का पहले से इशू था, क्योंकि पंजाब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही अलग पंजाब की डिमांड कर चुका था, अलग देश की डिमांड ही कर चुका था एक तरीके से। तो नेहरू को था कि पंजाब डिवाइड होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिस शोज़ कि जो प्रेशर है वो नीचे से आया, पहले यहाँ पर नीचे से आया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बना, उसके बाद पंजाब और बॉम्बे को नहीं दिया गया 1956 में। फिर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, मूवमेंट बनती है, पंजाबी सूबा मूवमेंट बनती है, संयुक्त महाराष्ट्र के लिए मूवमेंट बनती है, इतनी तेज मूवमेंट बनती है कि अंत में जाकर जब बिल्कुल ऐसा हो गया कि गुजरात और बॉम्बे के लोग, मराठी और गुजराती नहीं साथ रह सकते, तो जाके 1960 में बॉम्बे और महाराष्ट्र को अलग किया, बॉम्बे और गुजरात को अलग किया गया और बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। पंजाब को अभी भी नहीं किया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद पॉपुलर डिमांड को मानते हुए इंदिरा गांधी के टाइम पर 1966 में जो पंजाब है उसको भी डिवाइड कर दिया गया, पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, जो बहुत सारा हिस्सा कुछ हिमाचल का भी था उसको भी उसको दे दिया गया। तो इस तरीके से पूरा रीऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हो गई। तो दिस शोज़ कि जो मूवमेंट है वो नीचे से ही हो रही थी, प्रेशर नीचे से क्रिएट हो रहा है। उसके बाद भी बहुत सारी स्टेट्स अभी बनी, अभी रिसेंट जब आंध्र प्रदेश की डिवीज़न हुई, देखिए जिस आंध्र प्रदेश के लिए पोट्टू श्रीमालू
ने अपनी जान दे दी, उसी आंध्र प्रदेश के लिए 2011 में फिर से धरने बैठ जाते हैं और तेलंगाना और आंध्र अलग अलग हो जाता है। तो दिस शोज कि फिर से नीचे से प्रेशर था, वो क्या नाम भूल रहा हूँ उनको, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर राव नाम आई थी, हाँ, वो बैठ गए थे कि हाँ नहीं मैं मर जाऊंगा, मरने वाले हो रहे थे। फिर रात को कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई अलग अलग कर देते हैं। तो अगेन शोज कि किस तरीके से वहाँ पर नीचे से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, और जैसे जैसे डिमांड होगी और बनेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड ये सारे बन चुके हैं। ये लिखना है कि ठीक है जी बिलो से हो रहा है, बट एक पॉइंट को फिर भी कहना है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पर डिमांड होने के बावजूद नीचे से जो अंतिम फैसला है वो सेंटर लेती है, और सेंटर के फैसला लेने से क्या हो रहा है कि नीचे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बना रह रहा है। तो भले ही जो स्टेट्स हैं उनकी डिवीज़न हो रही है, बट उसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो सेंटर से ही डिफाइन होता है। वो एक तरीके से पॉपुलर मूवमेंट होने के बावजूद वहाँ से कंट्रोल्ड है, वहाँ से मैनेज है, which helps in maintaining the unity and integrity of India and maintaining the federal structure of India। तो यहाँ पर ये जाकर आंसर पूरा हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसका फ़ायदा डिस्कशन का ये नहीं है क्योंकि पेपर तो हो गया, अब ये क्वेश्चन दोबारा आना नहीं है, बट सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पर किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। बट इस बार के क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं घुमा रखा। बट इससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से और किस तरीके से मूव ऑन करना है। तो आज के डिस्कशन को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।